गुड मॉर्निंग दोस्तों। पहचान एकेडमी में पहचान ट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले भी हमने इतिहास के कई सारे चैप्टरों को देख लिया था, पौराणिक इतिहास के, प्राचीन इतिहास से संबंधित। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज की हम इस क्लास में पढ़ेंगे महाजनपद काल को। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक राजनीतिक विकास देखा। उसके बाद में हमने वैदिक सभ्यता को लिया, तो वैदिक सभ्यता में दो तरह के इसका डिवाइडेशन किया, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल। उनमें हमने इसका टाइमिंग डिवाइडेशन करके इसके आर्थिक सामाजिक राजनीतिक जीवन काल को पढ़ा और यहाँ से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हमने साझा किया है, बातचीत की है, उन पर काफ़ी गहन तरीके से चर्चाएं की हैं। लेकिन और इसके अलावा हमने वो भी पढ़े थे, ऋग्वेद वगैरह, अर्थवेद वगैरह, यानी वेद भी पढ़े थे, चारों वेद पढ़े थे, है ना। उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण डाटास थे उन सभी को हमने देखा था। लेकिन जो दोस्तों आज की क्लास है, ये क्लास एक ऐसी क्लास है, ये मानो कि जो एंशियंट हिस्ट्री है वो पूरी एंशियंट हिस्ट्री इस टॉपिक से स्टार्ट होती है माना जाए तो, क्योंकि जहां हम पहले स्रोतों की बात करते हैं वहां स्रोतों के आधार पर एक सभ्यताओं का वर्णन दिया गया है मात्र। लेकिन बाद में ये सभ्यताएं हैं, ये शुरुआती दौर का या प्रारंभिक काल का एक विवरण बताती हैं। लेकिन बाद में हम देखें कि जैसे महाजनपद काल, जहां धीरे धीरे उन सभ्यताओं में कबीले हुआ करते थे, वो कबीले या वो जन है जो धीरे धीरे एक मतलब संगठन बनाने की संगठन बनाने की ओर अग्रसर होने लगे। उन्होंने संगठन बनाने को जोर दिया, ठीक है। तो इस तरह से वो जब संगठन बनाने का जोर दे रहे थे तो धीरे धीरे जनपदों का निर्माण होने लगा और इन्हीं जनपदों से महाजनपदों का निर्माण हुआ है। अधिकतर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आज के दौर में, जो आधुनिक समय में जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस है जो यहाँ से उठ के आते हैं, यहाँ के बाद में अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इससे पहले भी क्वेश्चंस कई प्रकार के अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैंने उनका व्याख्यान आपके सामने किया। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन बनेंगे और भी अच्छी लेवल के, वो यहां से बनेंगे। महाजनपद, जैसा कि हमें नाम से मालूम पड़ रहा है कि महाजनपद का तात्पर्य है छोटे छोटे जनपदों से मिलकर के एक बड़ा विस्तृत एरिया जो होता है उसे महाजनपद नाम दे दिया गया, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, महाजनपद कहते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पूरा मेडिटेशन के साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में आपको क्लास को ध्यान देना है, ठीक है। सारी चीजें समझ में आएंगी, याद भी होगा बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से। और हाँ, जैसा कि मैं आपको पहले बताता आ रहा हूं वैसा ही इस बार भी एक बार और बता देता हूं कि हम सिर्फ अभी जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं वो इतना सा है कि हम सिर्फ डाटाओं को कंक्लूड कर रहे हैं, यानी डाटाओं के ऊपर एक अपना फोकस देने का प्रयास कर रहे हैं। डाटाओं को एक बार आंखों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कहने का मतलब आंखों के सामने हम इसको एक तरह से पढ़ रहे हैं, डाटाओं का संचारण कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। छाटनी करना, कटनी करना, वो वाला सिस्टम देख रहे हैं कि डाटा मोटे मोटे तौर पर क्या क्या हो सकते हैं जो एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, वो डाटास हम अभी देख रहे हैं। लेकिन जो हम एक्चुअल या फिर हमारी जो रियल हिस्ट्री स्टार्ट होगी, जो रियल हिस्ट्री की क्लास होगी, उस क्लास में हम डाटास नहीं देखेंगे। उस क्लास में हम माउथ टू माउथ, यानी हमारी स्पीच टू स्पीच, यानी हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग हम हिस्ट्री को एक रोमांटिक तरीके से, एक रोमांच के साथ में, गहन तरीके से और एक कहानी के रूप में, एक हिस्ट्री के रूप में, वास्तव में हिस्ट्री को एक हिस्ट्री के रूप में पढ़ा जाना ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप एक हिस्ट्री को हिस्ट्री के रूप में पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारी बातें हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं, वो सभी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो ये सब डाटा है जो सिर्फ आपको समझने के लिए है। मैं जब आपको कहानी सुनाऊंगा तो एक एक डाटा से लेकर चलूंगा, कहाँ मगध, कहाँ अंग, कहाँ वत्स, कहाँ वज्जी, ठीक है, कहाँ कौशल, ये सारी चीजें वहां जहां जहां जिस जिस राज्य के अंदर, जिस जिस जनपद में, जिस जिस महाजनपद में जो जो घटनाएं हुई थी, उन्हें सभी को हम एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे बिल्कुल एक यूपीएससी लेवल का इतिहास। और उस इतिहास के अंदर हम पढ़ेंगे काफी गहराई से और काफी सरल भाषा में, जैसे दादी अम्मा हमारी कहानी सुनाती है उसी तरह की भाषा में हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ताकि अच्छे से समझ में आए और एग्जाम में आप बिल्कुल कंफ्यूज ना रहें किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है महाजनपद काल,
क्या टॉपिक है? महाजनपद काल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6th BC में, कहने का मतलब है कि आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड रहा करता था 1500 BC से लेकर के 600 BC तक का। तो 1500 BC में हमने 1500 BC से 1000 तक के टाइम पीरियड को पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत रखा, क्योंकि उस टाइम पीरियड में लोहे की खोज आर्यों में नहीं हुई थी। उसके बाद में हमने देखा कि उत्तर वैदिक काल के आते आते आर्यों के राजनीतिक और आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन में और धार्मिक जीवन में भी इतना बड़ा परिवर्तन आया, इतनी बड़ी क्रांति आई, जिसने पूरी की पूरी आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता को बदल कर रख दिया। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों लोहे की खोज की। तो लोहे की खोज की वजह से वहां कृषि का विकास हुआ, और कृषि के विकास होने की वजह से जो पर्याप्त मात्रा में लोग अनाज पैदा कर पाते थे, वो अतिरिक्त मात्रा में और ज्यादा व्यापार के लिए अनाज पैदा करने लगे, और एक व्यापार को एक बड़े स्तर पर बढ़ावा मिला। ठीक है दोस्तों, तो ये था टाइम पीरियड की बात। 6th BC तक की हो गई, यानी 600 BC तक का हम टाइम की बात कर चुके थे वैदिक काल के अंदर। उत्तर वैदिक काल में हमने कहां से पढ़ा था? 1000 BC से लेकर के 600 BC तक के टाइम पीरियड को। ठीक है, उसके बाद में मैं, जैसा कि हमने कहा कि उत्तर वैदिक काल में 6th BC में, यानी 6th शताब्दी BC में आर्थिक सामाजिक प्रगति जो हुई थी लोहे की खोज की वजह से, जो विकास के कार्यक्रम हुए थे, तो लोहे की खोज की वजह से इसने क्या है कि राजनीतिक जीवन को पूरी तरह से ही बदल डाला। उसके बाद में ही आपको देखने को मिलेंगे शासन, प्रशासन, राजतंत्र, गणतंत्र, ठीक है, जनता का शासन, जनता के ऊपर शासन, या फिर जो भी आपको राजनीतिक जीवन से रिलेटेड परिभाषाएं या शब्दावलियां देखने को मिलती है, वो मिलेगी आपको 6th BC के बाद में। जो क्रांति आई है, जो चेंजेस आए हैं, वो किस वजह से आए हैं? लोहे की खोज की वजह से आए, या इस 6th BC टाइम पीरियड में जो आए हैं, शताब्दी पीरियड में जो आए हैं, 6ठी शताब्दी में। ठीक है, तो वो जो टाइम पीरियड में जो भी परिवर्तन आए हैं, उसके बाद में ही आपको राजनीतिक जीवन का एक विस्तृत रूप देखने को मिलता है, जहां से आपकी पूरी हिस्ट्री बनती है। वहां आप पढ़ोगे राजा महाराजाओं के प्रशासन, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, उनकी धार्मिक व्यवस्था, और उनके साथ में कैसे कैसे उनका जो जनतंत्र रहा था, गणतंत्र रहा था या राजतंत्र रहा था, कहां कहां उन्होंने किलेबंदी या किलों के युद्ध जीते हैं, या इसके साथ में कहां वो हारे हैं, किस तरह से उनकी डेथ हुई है, ये सब चीजें यहीं से स्टार्ट होती हैं। यानी 6th BC में क्या हुआ कि जो आर्थिक सामाजिक प्रगति हुई, उस प्रगति की वजह से राजनीतिक जीवन में एक बहुत बड़ा विस्तार देखने को मिला, यानी बहुत बड़ा चेंज आया। ठीक है, तो मैं बात करूं जैसे जनपदों का कैसे निर्माण हुआ। जनपदों का निर्माण देखो दोस्तों ऐसे हुआ कि जैसे पहले क्या कहा था, मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे कबीलों के रूप में आर्य भारत में पधारे थे। ठीक है, भारत में कौन आए? आर्य। अब वो कबीले थे जो धीरे धीरे 2-4 कबीले बन करके जन बनने लगे। क्या बनने लगे? जन बनने लगे। और 2-4 जन मिल करके 2-4-5 लोग जो जन थे वो इकट्ठे हो गए, जो ग्रुप थे, वो दल थे जो इकट्ठे हो गए, और वो एक जनपद के रूप में कहलाने लगे। अब जैसे जैसे लोहे की क्रांति हुई, लोहे की खोज हुई, तो लोहे की खोज हो गई, तो लोहे की खोज की वजह से क्या हो गया कि लोगों को समझ में आने लग गया एक तो कृषि का महत्व। लोग इससे पहले कृषि का महत्व समझने से पहले पशुपालन को ज्यादा प्रायोरिटी दिया करते थे, लेकिन लोहे की खोज की वजह से उनका जो आकर्षण है वो कृषि की तरफ बढ़ गया, और एग्रीकल्चर की तरफ उनका जैसे ही आकर्षण बढ़ा तो लोगों के अंदर एक स्थायित्व की भावना आने लगी। यानी लोग अब अपनी जमीन को छोड़कर नहीं जाने लगे। वो कहने लगे कि जितनी ज्यादा जमीन हो सके उतनी ज्यादा जमीन हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकें और कृषि को बढ़ावा दे सकें और व्यापार को बढ़ावा दे सकें। और यही चीज देखी गई है कि जो आपको बहुत सारे जनपद मिलेंगे, वो जनपद या महाजनपद जो हैं अधिकतर आपको नदियों के किनारे या उपजाऊ जमीन वाले क्षेत्र में ही देखने को मिलते हैं। उसका मेन रीजन यही मिलता है क्योंकि एग्रीकल्चर में जो विस्तार हुआ है उसी की वजह से ये सब हो पाया है। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा कि लोहे की खोज की वजह से एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा यानी कृषि के प्रति लोगों का आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ा, और इसी वजह से नए क्षेत्रों का विस्तार हुआ। और ये जो जनपद हैं, अब ये जो जनपद है कहीं जाने नहीं लगे,
और जो जनपद वहां जहां रहते थे वहीं पर रह करके इन्होंने एक बड़े बड़े ग्रुप्स बना लिए। तो बड़े बड़े ग्रुप्स बना लिए तो इस वजह से क्या हो गया, इनको कहा जाने लगा महाजनपद। क्या कहा जाने लगा, महाजनपद। तो हम आज की जो क्लास में पढ़ेंगे वो महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कई सारे जनपद, 8-8 जनपदों का समूह है, 40-40 जनपदों का समूह भी आपको देखने का मिलेगा। ठीक है ना। आपकी जो लूसेंट वाली बुक है उसमें सिर्फ 8 ही जनपदों का समूह के बारे में विवरण है, लेकिन आप यूपीएससी की जैसे बुक्स पढ़ोगे तो उसके अंदर 40 जनपदों के संग्रह के बारे में भी दिया गया है। तो दोस्तों, छठी बीसी में जो पाली पुस्तकें थी या जो पाली भाषा में लिखी हुई, पाली प्राकृत भाषा में लिखी हुई जो पुस्तकें थी, उन पुस्तकों से ही हमें महाजनपद और जनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। नहीं हमें क्या पता है क्या, क्योंकि उस टाइम पीरियड का आदमी आज तो जिंदा है नहीं, तो हमें उसने तो नहीं बताया। हमें बताने वाले कौन थे, हमें बताने वाले थे ऐतिहासिक और साहित्यिक स्रोत। तो उन्हीं के आधार पर हम आज इतिहास की बात करते हैं। हम यूं कहें कि जैसे एक बहुत फेमस ग्रंथ रहा है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और जैन धर्म का ग्रंथ है। हालांकि हमें महाजनपद काल पढ़ने से पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ना चाहिए, लेकिन इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बौद्ध धर्म स्थान या फिर यूं कहें महाजनपद में, जैसे बहुत सारे स्थान है ना, महाजनपद हैं, जितने महाजनपद हैं उनमें 2-4 स्थान या 5-10 स्थान तो ऐसे हैं जो अधिकतर बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, अधिकतर जैन धर्म से रिलेटेड हैं। इस वजह से पहले इन्हें समझ लेते हैं, बाद में हम जैन धर्म बौद्ध धर्म समझेंगे। उसके बाद में दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे, इसका एक एक राजवंश, एक एक जनपद को विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा, मैं यहां लिख देता हूं, है ना। आपने एक नाम सुना होगा अंगुत्तर निकाय। आपने क्या नाम सुना होगा, अंगुत्तर निकाय। कई बार एग्जाम्स में भी देखा होगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अंगुत्तर निकाय कौन है, क्या है? अंगुत्तर निकाय है भैया बौद्ध ग्रंथ है, और इसी बौद्ध ग्रंथ से हमें इन पूरे 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। किसकी? इन अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, इसी बौद्ध ग्रंथ से हमें पूरे 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। क्या याद रखना है? अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय क्या है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, इसी में 16 महाजनपदों की सूची देखने को मिलती है। जबकि बात करें हम, एक और है, इंपॉर्टेंट है, भगवती सूत्र। यह भगवती सूत्र, तो भगवती सूत्र कहते हैं इसको, अधिकतर बुक्स में भगवती सूत्र नाम दिया गया है, जो कि एक क्या है, जो एक जैन ग्रंथ है, जो एक जैन ग्रंथ है। तो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ ये दोनों ग्रंथ हैं जो कि इतिहास की, हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, उनके बारे में विवरण को काफी विस्तृत रूप में आपको बताते हैं। ठीक है, और ये कैसी ग्रंथ हैं? जो पाली प्राकृत भाषाओं में लिखी हुई पुस्तकें हैं। इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से हमें इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद होनी चाहिए। इसके आगे देख लेते हैं, कुछ और भी खास खास चीजें हैं। मैं इस सारणी पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि एक एक जनपद में काफी गहराई से आपको पढ़ाने वाला हूं, एक एक महाजनपद को। वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, जब हम हर्यक वंश वगैरह, मगध, कौशल, वत्स, अवंती किस तरह से एक शक्तिशाली राजवंश या महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, और इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ हुआ करता था। मगध में सबसे पहले मगध राजवंश की स्थापना करने वाले, मगध में किस वंश की स्थापना हुई? हर्यक वंश की स्थापना हुई, बिंबिसार ने की। ठीक है, मगध की लड़ाई, मगध से संबंधित जो राज्यों के विस्तार हैं, सब इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में, एक एक महाजनपद को लेकर के। कलिंग के युद्ध के साथ में मगध की जो विस्तार की या जो लड़ाई हुआ करती थी, वो सब कलिंग के, अशोक के कलिंग के युद्ध के साथ में समाप्त हो जाती हैं। तो वो सारी चीजें हम एक एक को बारी बारी से डिस्कस करने के साथ में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं एक बार हम महाजनपदों को, कि ये महाजनपद कौन कौन से हैं, कैसे इनको पढ़ना चाहिए। जैसे ये पूरे महाजनपद कितने होते हैं? 16 महाजनपद हैं। कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद हैं, जिनमें आपको 40 का भी ग्रुप मिलेगा तो 8 का भी ग्रुप देखने को मिलेगा। पहला महाजनपद है मगध, दूसरा है अंग, तीसरा है वज्जी, काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन, चेदी, अवंती, मत्स्य, अस्म, कंबोज, गंधार। कितने हैं? 16 हैं।
क्या क्या है? मगध, अंग, वज्जी, काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन, चेदी, अवंती, मत्स्य, अस्मक, कंबोज और गंधार। एक तो ये याद रखना है आपको, महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। एग्जाम में पूरे 16 के 16 के नाम नहीं पूछे जाएंगे, आपसे सिर्फ संख्या पूछी जा सकती है। मैं बात करूं मगध की, तो मगध राजवंश, कौशल राजवंश और वत्स राजवंश, ये कौशल है, मगध है, यहां लिख देता हूं। आपका एक मगध है, एक आपका कौशल है, एक आपका वत्स है और इसके अलावा एक आपका वत्सी है, अवंती है। तो ये 4 जनपद हैं, 4 महाजनपद हैं जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर सामने आए, सबसे शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में उभर कर सामने आए, और इन्हीं के बारे में हमें काफी डीपली पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी हम इनके मोटे मोटे रूप को पढ़ लेते हैं कि किसकी क्या राजधानी रही थी, मुख्य बिंदु क्या हो सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, मैप के माध्यम से भी मैं आपको समझा सकता हूं, वो भी देखेंगे हम। पहले देख लेते हैं सूची को। जो मगध महाजनपद था वो उसकी राजधानी थी राजगिरी, और अंग की चंपा, वज्जी की वैशाली, काशी की वाराणसी क्षेत्र है ना, कौशल है जिसकी श्रावस्ती है, मल्ल की कुशीनगर, वही कुशीनगर जहां पर क्या हुआ था, वही कुशीनगर जहां पर बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब बुद्ध का क्या हुआ था, बुद्ध की डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी। वत्स का मतलब कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर, सूरसेन की राजधानी मथुरा, चेदी की राजधानी सुक्तिमती एंड अवंती की राजधानी उज्जैन और महिष्मती, उज्जैन या महिष्मती कह सकते हैं। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जयपुर, आपकी अस्मक जो कि दक्षिण भारत में है, पोतन या पोटली पड़ती है, कंबोज और गंधार दोनों ही भारत से बाहर के महाजनपद कहलाते हैं, और इनकी राजधानी है राजपुर और तक्षशिला। गंधार महाजनपद की राजधानी क्या है? तक्षशिला। क्या राजधानी है? तक्षशिला। ठीक है, आप लोगों को इस तरह से पढ़ना है। मगध महाजनपद, जहां पूर्व में चलते हैं तो सबसे पहले आपको मगध महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। तो मगध महाजनपद जो कि पटना, वर्तमान में पटना के क्षेत्र में है, बिहार की राजधानी पटना है, तो उसके गया क्षेत्र में आपको वर्तमान में राजगिरी देखने को मिलेगा। मगध महाजनपद के साक्ष्य मिलते हैं। अंग महाजनपद भागलपुर में, भागलपुर क्षेत्र के अंदर, वज्जी तिरुपति क्षेत्र के अंदर, काशी आपका वाराणसी में है, कौशल फैजाबाद कौशल, ये उस क्षेत्र से संबंधित है जिस क्षेत्र में राम ने जन्म लिया या राम की कथा के बारे में कथित वर्णन देखने को मिलता है। तो वो चीजें, ये वो स्थान है फैजाबाद या कौशल या श्रावस्ती साकेत। ठीक है, अयोध्या की बात कर रहा हूं मैं। मल्ल है जो देवरिया क्षेत्र, कुशीनगर यूपी में है। ठीक है, वत्स कौशाम्बी प्रयाग, कुरु की दिल्ली में, पांचाल आपका इच्छत्रपुर, सूरसेन मथुरा में है, चेदी का कोई स्थान वर्तमान नहीं है, सुक्तिमती है, और मैं बता दूंगा आपको मैप के माध्यम से चेदी कहां है। स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है इसके बारे में, क्यों नहीं मिलती है वो मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं, बता दूंगा अभी, है ना। अवंती की जो क्षेत्र पड़ता है वर्तमान में कहाँ है? उज्जैन में है। मत्स्य विराटनगर जयपुर में, अस्मक पोतन पोटली आंध्र प्रदेश में, कंबोज और गंधार भारत से बाहर हैं। ठीक है, बात करें हम मगध राजवंश सबसे शक्तिशाली राजवंश के तौर पर देखा जाता है। सबसे शक्तिशाली राजवंश कौन सा था? मगध था। मगध के बाद में हम बात करें वज्जी की, तो वज्जी के बारे में इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये एक ऐसा महाजनपद था जो कि प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जिसमें 8 जनपदों ने भाग लिया था। 8 जनपद मिलकर के क्या बने थे? वज्जी महाजनपद बने थे। ठीक है, बात करें हम लिच्छवी राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आगे देखिए, बुद्ध का महापरिनिर्वाण मैंने आपको बताया, कुशीनगर देवरिया में यूपी में। ठीक है, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। मल्ल राज्य क्षेत्र संबंधित है, इससे महाजनपद संबंधित है। महाभारत में आपका चर्चित है इंद्रप्रस्थ में, जहां पर युद्ध लड़ा गया था।
ठीक है, ये कुरुक्षेत्र बोला जाता है इसको। और ये कहाँ है? दिल्ली में है, महाभारत में चर्चित है। कौन सा जनपद महाभारत से संबंधित है? तो कुरु जनपद, कुरु महाजनपद संबंधित महाभारत से है। ठीक है, ये याद रखना है। राजा शिशुपाल वध की कहानी आपने सुनी होगी, मैं सुनाऊंगा पूरी की पूरी। ठीक है, ये कहाँ से है? चेदी राजवंश से संबंधित है। उसके बाद में देते हैं राजा चंड प्रद्योत और जीवक को भेजा किस तरह से, तो ये सब अवंती उज्जैन से संबंधित है, ये भी हम देखेंगे। और भारत के बाहर के महाजनपद कौन कौन से हैं? कंबोज और गंधार जनपद, ये 2 जनपद हैं जो भारत के बाहर के हैं। इन चीजों को भी हम देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा समझ में काफी कुछ। अगर नहीं भी समझ में आया ना तो आपको मैप के माध्यम से काफी अच्छा समझ में आ जाएगा। बात करें हम मैप बनाने की कि मैप में क्या सिस्टम रहा है, तो भैया मैप को देखते हैं। मैं आपको बता देता हूं अलग अलग राजवंश वगैरह का सिस्टम। मैप कैसा भी बने कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारा श्रीलंका हो गया, यहां हमारा हो गया इंडिया, ये आपका हो गया इंडिया। ठीक है, ये हो गया आपका इंडिया। मैं इसको यो बना देता हूं। ठीक दोस्तों, ये हमारा भारत। ठीक, यहाँ पर है आपका जम्मू कश्मीर और यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स हैं जिस हिसाब से हैं, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। 16 के 16 महाजनपदों की स्थिति को देखते हैं मैप के माध्यम से। कौन से स्टेट के अंदर कौन सा महाजनपद था वो हमने पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, तो यहाँ मिलता है आपको जैसे आप लोगों को ध्यान हो तो राजस्थान में देखने को मिलेगा आपको कौन कौन से हैं। जयपुर में मत्स्य है, मत्स्य जिसको हम मत्स्य विराटनगर क्षेत्र के नाम से आज जाना जाता है। ठीक है, मत्स्य विराटनगर ये कहाँ है? आपका राजस्थान में है। यहाँ आपकी यमुना नदी है, आपको ध्यान होगा अच्छी तरह से। यमुना नदी के तट पर कौन कौन से हैं? दिल्ली में आपका कुरु है, कुरु जनपद, कुरु महाजनपद है ना, कुरु इंद्रप्रस्थ, उसके बारे में आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा। इसके अलावा यमुना नदी के आसपास ही है ना ये कुरु महाजनपद। कुरु के बाद में इधर बात करें तो यहाँ आपका हस्तिनापुर है। कौन सा है? हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर कोई जनपद महाजनपद नहीं है, लेकिन ये एक हस्तिनापुर जनपद है, राज्य क्षेत्र है। ठीक है, इनको भी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है जो इसके क्षेत्र के अंदर आते हैं, है ना। बात करें हम अगली की अवंती उज्जैन की, तो यहाँ पर आपका अवंती और उज्जैन है। अवंती जो कि कहाँ है? उज्जैन या महिष्मती में है। तो ये उज्जैन सिटी और ये महिष्मती, वर्तमान क्षेत्र उज्जैन के नाम से जाना जाता है। आपको देखा जाए तो यहाँ पर एक गोदावरी नदी है, आपको अच्छी तरह ध्यान होगा। यहाँ कौन सी नदी बहती है? गोदावरी नदी बहती है। तो आपकी साउथ की बात कर रहा था मैं, तो साउथ में कौन सा राजवंश है या कौन से महाजनपद है? अस्मक राजवंश है, अस्मक महाजनपद है, जो कि दक्षिण का जनपद भी महाजनपद भी कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें नेपाल की तरफ, कौन सा है? आपका लुम्बिनी है। लुम्बिनी का मतलब है, ठीक है, लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है, मल्ल वाला क्षेत्र है। कौन सा है? मल्ल वाला क्षेत्र है। ये सारी चीजें हैं। इधर से हम देख सकते हैं कि कौन कौन सा है। चिराद, मथुरा, यहां आपका पड़ेगा चिराद महाजनपद। ये कौन सा पड़ेगा? चिराद महाजनपद पड़ेगा। और इधर पड़ेगा गोदावरी, वाराणसी, काशी को आपको ध्यान होगा। जैसे वाराणसी, काशी, यहाँ है आपका काशी, वाराणसी। वाराणसी मैं उस क्षेत्र के आधार पर बता रहा हूं, जो पहले जो डायग्राम हुआ करता था ना, उसके आधार पर। ये जैसे 3-4 नदियां यूं जा रही थी, सिंधु नदियां, ठीक है, तो ये चारों नदियों में से यहाँ पर आपका गांधार
और कौन कौन सा है, जो लास्ट के दो महाजनपद है ना वो कौन कौन से हैं, गंदाज और कंबोज। कौन सा है, कंबोज महाजनपद और गंदार जनपद, ये भारत के बाहर के हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है ना, ये तो बाहर के हो गए। अंग, चिराद, चेदी ये हमने पढ़ लिए हैं। और यहीं पर आपका पड़ता है एक चेदी, क्या नाम है, चेदी महाजनपद, ये काशी महाजनपद वाराणसी क्षेत्र में, उधर चिराद महाजनपद, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कौशल, पांचाल, हस्तिनापुर, यही नीचे ही है कौशल, ठीक है, इसके नीचे है पांचाल, है ना, ये आपने पढ़ लिया हस्तिनापुर। ठीक, इसका भी और इसके अलावा हम देखें ये यूपी के क्षेत्र में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम देखें हस्तिनापुर के बाद में हम पढ़ेंगे विराटनगर, तो पढ़ ही लिया हमने। और इसके अलावा कुशीनगर, देवरिया, जो आप लोगों को ध्यान हो तो उसे कुशीनारा के नाम से भी जानते हैं, ये भी यूपी में पड़ता है। ये भी कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। कुशीनारा, देवरिया, ये भी महाजनपद है ना। तो ये इतने सारे क्षेत्र हैं और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं एक एक राजवंश को पूरा का पूरा डायग्राम के साथ में, पूरी हिस्ट्री के साथ में, पूरी स्टोरी के साथ में विवरण से समझाऊंगा। ठीक है, आपको काफी समझ में भी आएगी और अच्छी भी लगेगी क्लास। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी हम इसको यहीं बंद करेंगे, ठीक, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जहां पढ़ेंगे हम पूरे विवरण के साथ में।